हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आंसर की के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती है, चाहे अन अकेडमी पर या यूट्यूब पर या फिर अन अकेडमी एसएससी लाइव यूट्यूब चैनल पर, हर क्लास को मैं अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पर। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, एक और ये अनाउंसमेंट है, फुल जीएस का बैच लाइव हो चुका है अब अन अकेडमी प्लस में, जिसको मैं 7 मई 2021 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके पास 6 दिन का अभी टाइम बचा हुआ है। आई थिंक 6 दिन भी अब नहीं बचे हैं, 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। तो आप इसके लिए खुद को एनरोल कर लीजिए। ये वही कोर्स है जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और इको, ये सारे सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराता हूँ। मेरा मोस्ट अवेटेड बैच यही रहता है। यही वो बैच है जिसके बारे में वन स्टॉप सॉल्यूशन बोला जाता है। तो अगर आपको जीएस का जी भी नहीं पता है तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। यू विल सी द डिफरेंस आफ्टर दिस बैच। डिस्काउंट कोड है वरुण 777। अगर आप इसको लगाते हो तो 10% का डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर फीस में मिल जाएगा। इस टाइम पर एक और ऑफर चल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का, इंडियन कोस्ट गार्ड रेस्क्यूड मिसिंग तमिलनाडु फिशिंग बोट नेम्ड एज व्हाट। आपसे कह रहा है तमिलनाडु की एक फिशिंग बोट जो कि कुछ टाइम से लापता चल रही थी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने फाइनली इसको ढूंढ लिया है। इस बोट का नाम क्या है? इस बोट का नाम है मर्सिडीज। मर्सिडीज नाम की इस बोट को फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दूं, इसमें 11 फिशरमैन थे। ओके, मछली पकड़ने वाले मछुआरे 11 थे इसमें। और ये कहाँ पर पाई गई है? ये लक्षद्वीप से करीब 370 किलोमीटर दूर पाई गई। ओके, इसके बारे में बाकी डिटेल और जैसे ही आती है मैं आपको बताऊंगा, क्या हुआ कैसे हुआ सारी चीजें, इसकी केस स्टडी। बाय द वे आपको बता दूं, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हमारे कौन है? ये हैं के नटराजन। क्या नाम है? के नटराजन। एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि इस बोट को इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा वापस कौन से पोर्ट में लाया गया? इसको तमिलनाडु का एक पोर्ट है जिसका नाम है थेंगापत्तनम। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थेंगापत्तनम। थेंगापत्तनम में इसको वापस लाया गया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कैंसल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर वॉल विद मैक्सिको दैट वर बीइंग बिल्ड यूजिंग मिलिट्री फंड्स। क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में मैक्सिको के साथ उसकी बॉर्डर बन रही थी, बॉर्डर पर आप देख रहे हो ना, ये वॉल बनाई जा रही थी, दीवार बनाई जा रही थी मैक्सिको के साथ बॉर्डर पर। तो इस देश ने अभी इसका काम फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। ये जो वॉल बन रही थी, ये मिलिट्री फंडिंग का यूज करके बन रही थी। तो ये है अमेरिका। आपको बता दूं, अभी आप सभी को पता ही है, अभी हाल ही में यहाँ पर जे बिडेन की सरकार आई है। तो उससे पहले यहाँ पर ट्रंप की सरकार थी। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे मैक्सिको के साथ, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी दक्षिणी सीमा मैक्सिको के साथ शेयर करता है। इस तरीके से आप देखिए, ये ऊपर देखिए ये है यूएस और ये नीचे देखिए मैक्सिको है, और ये इनकी सीमा रेखा है, ये वाला हिस्सा। तो ये जो सीमा रेखा है ये यूएस की दक्षिणी सीमा रेखा हुई ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि एक ऑर्डर पारित करके इस पूरे एरिया में आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं यूएस की तरफ जो कि बॉर्डर एरिया में लगते हैं, इन सभी में इमरजेंसी लगा दी थी। और फाइनली इन्होंने प्लान क्या बनाया था कि ये जो पूरी एरिया है, ये जो पूरा सीमा रेखा है, इसको वॉल से कवर करेंगे, इस पर एक प्रॉपर दीवार बनाई जाएगी। ठीक है, पहले की अगर बात करी जाए तो पहले का सीन कुछ इस तरीके से दिखा करता था। ये है इधर साइड वाला अमेरिका, यूएस है, और ये वाला है मैक्सिको। देखिए कितना ही अंतर है। इधर ये एक हाईवे है और जस्ट ढलान के बाद एक हल्की सी शील्ड यहाँ पर दी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है। तो है क्या कि ये बहुत पुराने टाइम से अमेरिका और मैक्सिको के बीच में डिस्प्यूट्स का कारण रहा है। अमेरिका बहुत ज्यादा इन चीजों को पसंद इसलिए नहीं करता है क्योंकि अमेरिका में तस्करी वगैरह को लेकर मैक्सिको की तरफ से कई सारी कंप्लेन रहती है। ओके, तो इन सारी चीजों की वजह से अभी पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने क्या किया कि जितने भी दक्षिणी राज्य थे उन सभी में इमरजेंसी डिक्लेयर करी, और वहां पर फैसला लिया कि अमेरिका मैक्सिको से जितनी भी बॉर्डर शेयर करता है उस पूरी बॉर्डर में इस तरीके से दीवार खड़ी कर दी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या यूज किया उसके लिए? मिलिट्री फंड यूज किया। मतलब कहने का कि अमेरिका के पास वो पैसा जो कि मिलिट्री में लगाना चाहिए, जो कि मिलिट्री फंड के रूप में मौजूद था,
डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसका यूज यहां पर करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से अभी हाल ही में जे बिडेन की सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और फिलहाल ये बॉर्डर वॉल प्रोजेक्ट जो मैक्सिको के साथ है ये बंद हो चुका है। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, कमाला हैरिस। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, फ्रांस की कैपिटल पेरिस और चिली की कैपिटल सेंटियागो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेंट 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स टू हेल्प इंडिया। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत की मदद के लिए भेज दिए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी और यूनिसेफ के हेड हैं इस टाइम पे, इनका नाम है हेनरिता एच फोर। क्या नाम है, हेनरिता एच फोर। आपको पता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स दोनों में अंतर क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं, जो आप इस तरीके से देखते हो, ऊपर इस तरीके से इसमें नजल लगा रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, इनकी खास बात ये होती है कि इसमें ऑक्सीजन कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर होती है। मतलब कहने का कि इसमें प्योर ऑक्सीजन होती है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर है, एक बार में स्टोर कर दी जाती है और आप इसका यूज पूरे तरीके से कर सकते हो। जब ये खाली हो जाएगा तो आप इसे फिर से रिफिल कराओगे ऑक्सीजन से, सीधी सी बात है, ये तो पता ही है। अब ये कंसंट्रेटर्स क्या होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये, पहली चीज तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, इनमें आप देख रहे हो ये पूरे ऑफलाइन काम करते हैं। इनको यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि रियल पावर की जरूरत नहीं होती, रियल टाइम पावर की। इनको आपको चार्जिंग में नहीं लगाना है, इसमें आपको किसी भी तरीके की बिजली की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, इसमें आपको बिजली की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तभी अपना काम करते हैं। अब समझिए इनका काम क्या होता है। कंसंट्रेटर का काम होता है कि पर्यावरण में जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, उनसे ऑक्सीजन को फिल्टर करके प्योर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके ये देती है। बात आ रही है समझ। तो दोनों में मैकेनिज्म का बहुत फर्क है। ये जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है ये सीधी सीधी पद्धति है, और ये जो आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये प्रॉपर अपने आप में एक मशीन है, मैकेनिज्म है, जो कि नॉर्मल हवा से क्या करता है, ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करके देता है। तो इस तरीके के 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यूनिसेफ के द्वारा भारत को मदद के लिए भेज दिए गए हैं। यूनिसेफ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसको कोट किया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अभी तक जो नाइट्रोजन प्लांट यूज किए जाते थे, उन्हीं को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने ये कारनामा करके दिखाया है। और आपको बता दूं इसकी खास बात क्या है, 3.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करी जाए तो इतने प्रेशर में 93 से लेकर 96% तक प्योर ऑक्सीजन ये जनरेट कर सकता है। बट इसमें एक अभी स्टिल एक प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए कि हवा में वायरस है इस टाइम पर, कुछ लोगों का कहना है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका कहना है कि कोविड हवा में आ चुका है। अगर कोविड हवा में आ चुका है तो आप समझिए कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर 93 से 96% प्योर ऑक्सीजन कहा जा रहा है इसमें, तो बचे हुए 4% में भी तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। 4% क्या, मैं कह रहा हूँ 0.01% भी अगर है तो यहाँ पर इतने से ही वायरस एंटर हो सकता है। तो अल्टीमेटली देखने वाली बात ये होगी कि इस पर अभी क्या क्या मैनुअल फंक्शंस और क्या क्या इसको अपडेशंस मिलते हैं। तो डायरेक्टली तो इसको मार्केट में नहीं लाया जाने वाला अभी फिलहाल। बट ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आपको कि नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में आईआईटी बॉम्बे ने कन्वर्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट इंक्रीज्ड इन इलेक्ट्रिक कार सेल इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई जिसमें पता लगा कि भारत में साल 2021 के पहले क्वार्टर में, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक कार की जो सेल है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। भारत में 140% की बढ़ोतरी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कार की सेल में, और भारत सरकार इससे काफी खुश है। भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है, मैंने आपको कल के भी वीडियो में बताया था, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं, भारत सरकार उन सभी कंपनीज के लिए करीब $4 बिलियन की धनराशि इन्वेस्ट कर रही है इस मार्केट में। भारत सरकार का मेन मोटो ये है कि इन कंपनीज से कहना है कि ये कंपनीज टाइम इफेक्टिव बैटरी चार्जिंग सिस्टम बनाएं कि इसमें कम से कम टाइम लगे, 5 मिनट में बैटरी चार्ज होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर तक जानी चाहिए गाड़ी। ये मेन मोटो है और भारत सरकार इसके तहत एक टारगेट लेकर चल रही है 2030 तक।
40 बिलियन डॉलर हमें बचाने हैं। बात आ रही है समझ? ये भारत सरकार का टारगेट है। कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें भी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज फेस्टिवल जिसका नाम है लैग बियोमेर हैज रिसेंटली लॉस्ट 44 पीपल। क्वेश्चन का मतलब यह है ये कि ये कौन सा देश है जिसमें एक त्योहार मनाया जा रहा था जिसका नाम है लैग बियोमेर। इस त्योहार में अभी हाल ही में 44 लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ डेटा बोल रहे हैं 45 की मृत्यु हो गई, कुछ लोग बोल रहे हैं 46 की मृत्यु हो गई। तो 44, 45, 46 यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन बस यही पूछेगा कि ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा था। तो आपको ध्यान रखना है ये फेस्टिवल इजराइल में मनाया जा रहा था। ये फेस्टिवल इजराइल में हर साल मनाया जाता है। लैग बी ओमेर फेस्टिवल ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, धार्मिक फेस्टिवल है। एक्चुअली था क्या, ये जो 44 लोगों की मृत्यु हो गई ये यहाँ पर क्रश की वजह से मृत्यु हो गई। जो जगह थी कोविड पैंडेमिक की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोला गया था सरकार की तरफ से। इजरायली गवर्नमेंट का कहना था कि यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर गैदरिंग हो सकती है वो 1 लाख लोगों की गैदरिंग हो सकती है। इजरायली गवर्नमेंट का कहना था कि 1/4 लोग ही यहाँ पर इसको अटेंड करें, मतलब 25,000 लोग ही अटेंड करें। लेकिन इसके जस्ट एक दिन पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उन्होंने सरकार को नोटिस भेज दिया कि हम इस तरीके की गैदरिंग को हैंडल नहीं कर सकते। और फाइनली उन चीजों में लेट हो गया पब्लिक को हैंडल करने के लिए, और यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस त्योहार को अटेंड किया। और वहां पर धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के चलते बहुत बड़ा क्रश हो गया जिसकी वजह से 44 लोगों की मृत्यु हो गई दबकर। और करीब 150 लोग, ये आंकड़ा है, करीब 150 लोग हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं। बेंजामिन नेतान्याहू इस साइट पर खुद ही पहुंचे हैं इसको विजिट करने के लिए और सारी स्थिति का जायजा लेने के लिए। तो ये खास बात है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो लैग बी ओमेर फेस्टिवल है ये जूइश रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि हर साल इजराइल में मनाया जाता है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, बोलीविया की कैपिटल है सुक्रे, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और इटली की कैपिटल है रोम। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड विच ऑपरेशन फॉर द शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स टू इंडिया। हमारी नौसेना के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत इंडियन नेवी ऑक्सीजन से भरे हुए कंटेनर्स को भारत लेकर आ रही है। इंडियन नेवी के द्वारा समुद्र सेतु सेकंड ऑपरेशन चलाया गया है। आपको ध्यान होगा, अगर नहीं ध्यान है तो ध्यान रखिए, मैंने करंट अफेयर में पिछले साल भी पढ़ाया था। साल 2020 में, पिछले साल, इंडियन नेवी के द्वारा समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया गया था। उस टाइम पर इंडियन नेवी ऐसे भारतीय जो कि हमारे आसपास के देशों में फंसे हुए थे, जैसे कि इंडोनेशिया, मालदीव्स, यूएई, इन सभी देशों में फंसे हुए जितने भी भारतीय थे उन सभी को भारत लेकर आया था इंडियन नेवी का ये समुद्र सेतु ऑपरेशन। अब उसी तर्ज पर समुद्र सेतु सेकंड चलाया गया है। इस बार इसका मेन मकसद ये है कि ऑक्सीजन से भरे हुए ऐसे कंटेनर्स जो कि आसपास के कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उन सभी को भारत लेकर आ रहे हैं इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के हमारे एडमिरल इस टाइम पे कौन है? ये है करमवीर सिंह। और नेवल डे हम लोग कब मनाते हैं? इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है ये दिवस। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ आरटीपीसीआर टेस्ट इन प्राइवेट लैब्स। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म आपको पता है ना, इसको बोलते हैं रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट। आम भाषा में इसी को कोविड टेस्ट बोला जाता है। तो आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने राज्य के अंदर जो प्राइवेट लैब्स हैं, प्राइवेट लैब्स जो कोविड टेस्ट करती हैं, इनके प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। तो ये राज्य सरकार है केरल में पिनाराई विजयन की सरकार। अभी तक केरल के अंदर जितनी भी प्राइवेट लैब्स हैं, अगर आप वहां से कोविड टेस्ट करा रहे थे तो आपको 1700 रुपए देने पड़ते थे। अब इसको कम करके सीधे 500 रुपया कर दिया गया है। तो कहने का मतलब अगर आप केरल में प्राइवेट लैब्स में कोविड टेस्ट कराते हो, आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हो, तो आपको 500 रुपए अब देने होंगे। केरल में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु में ईके पलानी स्वामी की सरकार है, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड द लीव ऑफ ऑल मेडिकल स्टाफ। अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने इस राज्य के अंदर जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं या ऑफिसर्स हैं उन सभी की लीव कैंसिल कर दी है? यह है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। इनका आदेश पारित हो चुका है बिहार के अंदर और बिहार सरकार का कहना है आने वाले 31 मई तक कोई भी मेडिकल स्टाफ को कोई भी किसी भी तरीके की छुट्टी नहीं दी जाएगी, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, वार्ड बॉय हो, कोई भी हो, किसी को 31 मई तक कोई छुट्टी बिहार के अंदर नहीं मिलेगी। यहाँ पर गवर्नर है फागू चौहान। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है,
गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और गवर्नर है अनसुईया उइके। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखिए, कल कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर गोवा में तो सुनील अरोरा गवर्नर बन चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, सुनील अरोरा ने एक्चुअली इस बात का खंडन किया हुआ है पूरे तरीके से। फिलहाल के लिए सुनील अरोरा ने इस बात को डिनाई कर दिया है। कहीं पर भी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं है कि सुनील अरोरा गोवा के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। आपको ध्यान रखना है, फिलहाल के लिए भगत सिंह कोश्यारी ही हैं महाराष्ट्र और गोवा दोनों के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज रिड्यूस्ड होम लोन इंटरेस्ट रेट। ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में होम लोन में लगने वाले इंटरेस्ट रेट में घटोतरी कर दी है, कमी कर दी है। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने घटोतरी कर दी है होम लोन के इंटरेस्ट रेट में। इस टाइम पर एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है होम लोन में, उसको समझ लीजिए। अगर आप 30 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको ये जो लोन मिलेगा ये 6.70% पर मिलेगा। अगर आप 30 से लेकर 50 लाख रुपए तक का, माफी चाहता हूं, इसको कर लीजिए, 30 से लेकर 75 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो आपको देना होगा 6.95% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट। और अगर आप 75 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 7.05%। समझ गए? तो इधर एक बार फिर से देखो, 30 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो 6.70% देना होगा। 30 से लेकर 75 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हो 6.95%, और 75 लाख से ऊपर का अगर आप लोन लेते हो तो 7.05% लोन देना होगा इंटरेस्ट रेट। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। पीएनबी की स्थापना 1894 में करी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई और यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई। यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं संजीव चड्ढा। पीएनबी के इस टाइम पे हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव सीईओ और एसबीआई के चेयरपर्सन हैं दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम लॉन्च करी है? ये है खट्टर सरकार। हरियाणा सरकार के द्वारा कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम जारी करी गई है। ये स्कीम एमएसएमई व्यापारियों के लिए जारी करी गई है, छोटे और लघु उद्योग व्यापारियों के लिए। ऐसे व्यापारी जो कि इस टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर बना रहे हैं अपनी फैक्ट्रियों में, या फिर कोविड 19 में यूज होने वाले कोई भी इक्विपमेंट बना रहे हैं जो कि मेडिकल इक्विपमेंट है, उनको ये लोन फैसिलिटी दी जा रही है। हरियाणा सरकार की कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम के तहत ऐसे एमएसएमईज को लोन की धनराशि दी जाएगी और पहले एक साल में कोई भी इंटरेस्ट उन्हें नहीं देना होगा। जो भी इंटरेस्ट देना होगा एक साल के बाद से देना होगा। तो कहने का मतलब, आपको पैसा भी मिलेगा और एक साल तक सरकार या बैंक आपसे लोन पर इंटरेस्ट नहीं लेगी। हरियाणा में खट्टर सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड विच एनिवर्सरी ऑफ प्रकाश पूरब ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी जो कि सिखों के नवे गुरु थे, इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी अभी हाल ही में मनाई गई जिसको प्रकाश पूरब के नाम से जाना जाता है? इनकी इस बार 400वीं एनिवर्सरी मनाई गई। ठीक है। और आपको पता है गुरु तेग बहादुर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म अमृतसर में हुआ था। और गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जो थे, इनके सबसे छोटे पुत्र थे गुरु तेग बहादुर जी। और हरगोबिंद साहिब जो थे वो सिखों के 6वें गुरु हैं। और ये तो आपको पता ही होगा ना, गुरु तेग बहादुर जी जो थे, इन्होंने देश के लिए अपना सर तक कटा दिया था। तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। तो अभी हाल ही में इनका 400वां प्रकाश पूरब मनाया गया। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, साल 2020 में गुरु नानक देव जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।